दिस इज़ दिलीप हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन सिक्योर अकेडमी। एक्चुअली लाइव क्लास हम चलाने वाले थे इसका, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा था, इंटरनेट कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसकी वजह से हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे थे, इसलिए हम इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल रहे हैं। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम सीधे चलते हैं अपने पॉइंट पे। जो हम आंसर की पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो आज के एग्जाम में आया था, उसे देखने की कोशिश करते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। फर्स्ट दिया गया है, आप क्रियाकलाप को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। दूसरा है, कक्षा की शुरुआत में से क्रियाओं के बारे में आपकी समझ कैसी बदलती है। तीसरा, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। चौथा, क्रिया की परिभाषा क्या है। इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। ये आपका सबसे सटीक आंसर बैठता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण कौन सा है। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। दूसरा, मैं परीक्षा फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तीसरा, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। और चौथा क्या है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। ओके, 3 दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, यार हो गया। दूसरा देखते हैं, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ऑप्शन ए दिया गया, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दूसरा दिया गया है, ए सही है परंतु आर गलत है। तीसरा दिया गया, आर ए और आर दोनों गलत है। चौथा दिया गया, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन हेयर, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्दों के खेल शामिल हो। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है 12 वर्ष और ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है 1 वर्ष। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों के खेल शामिल हो। ऐसे इन शब्दों की शुरुआत 3 वर्ष से हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन दिया गया है, कार्ल गिलगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। ऑप्शन नंबर 1, आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, केस अध्ययन को अनुसंधान विधि पद्धति रूप में उपयोग करने के लिए। 3 दिया गया सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में। चौथा दिया गया नारीवाद दृष्टिकोण में। तो इसमें इन्होंने जो दिया था तो नारीवादी पे दिया था, तो नारीवाद दृष्टिकोण के लिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन हियर, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ठीक ही लग रहा है। आगे देखते हैं, विद्यार्थी की प्रदर्शन की तुलना एक मानक तय पैमाने से करना। ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर मानक तय पैमाने से करोगे तो कोई मतलब नहीं करेगा, क्योंकि उनका एक ही डेवलपमेंट हो सकता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तीसरा दिया, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता नहीं, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है सबको समान शिक्षा दो, किसी को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। चौथा दिया गया, विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। यह भी गलत बात है, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 एक सटीक बैठता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पे 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की डॉट संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती जाती हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले माध्यमिक प्राथमिक नहीं, ये गलत है, माध्यमिक तृतीयक ये भी गलत है, तृतीयक माध्यमिक ये भी गलत है, लास्ट वाला सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, कि प्राइमरी होती हैं जो घर की होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी मुझे लगता है कुछ कटा है तो पीछे होगा, देखेंगे। 12 क्वेश्चन पे आते हैं फिलहाल। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है होना चाहिए? समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, या समालोचनात्मक चिंतन का विकास, या तथ्यों को रटना, या यंत्रवत याद करने को पूर्वाभ्यास को उत्कृष्ट करना। तो इसमें जो सबसे सटीक बैठ रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 बैठ रहा है, क्योंकि समालोचनात्मक जो चिंतन होता है वो कहीं ना कहीं सबसे बेहतर होता है हमारे लिए। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखना जाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया, आपको महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखना चाहिए, बिल्कुल ये तो सही बात है। चौथा क्या है कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों की एक रूपता मिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए, गलत बात है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया ऑप्शन नंबर 14 दिया गया क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उनके विविध परिस्थितियों और दृष्टिकोण से अवगत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर और दूसरा दिया गया, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। ये दोनों बात ही सही है। इस प्रकार से आपका जो सही है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि ए आर दोनों सही है और आई की सही व्याख्या करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा जटिल से सरल की ओर बढ़ती हो, बिल्कुल गलत है। तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर, बिल्कुल गलत है। सामान्य से विशिष्ट की ओर हो, ये सही है। ओके, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा।